वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एमजीसीआई यूट्यूब चैनल पर मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के सेकेंड पार्ट बॉटनी पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस है सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। बिना देरी किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं का सही सीक्वेंस या सही क्रम हमसे पूछा गया है। यहां जो घटनाएं लिखी हैं ये सभी घटनाएं अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की घटनाएं हैं, जिसके दौरान लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस सब फेजेज आती हैं। बेटा लेप्टोटीन के दौरान संघनन का प्रारंभन होता है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, जिससे गुणसूत्र द्रव्य धीरे धीरे गुणसूत्र के रूप में स्पष्ट होना प्रारंभ करेगा। अब यहां पर जो जाइगोटीन फेज आने वाली है, इस जाइगोटीन में सिनेप्सिस होती है। सिनेप्सिस का मीनिंग है समजात जोड़े के गुणसूत्रों का एक दूसरे के पास पास आकर आपस में जुड़ जाना। तो जो समजात जोड़ा है, जैसे मनुष्य में 23 जोड़े हैं, तो हर जोड़े के दो गुणसूत्र आपस में समजात जोड़े के गुणसूत्र हैं, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। बेटा ये जो समजात जोड़े के गुणसूत्र हैं, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा आपस में आकर जब जुड़ेंगे तो इस घटना को हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो सबसे पहला इवेंट हमें पता चल गया, नंबर 1 हमारा आने वाला है सिनेप्सिस। नंबर 2 की बात करें तो पैकिटीन के दौरान इन जुड़े हुए गुणसूत्रों में होती है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को ही कहा जाता है जीन विनिमय। जीन विनिमय का मीनिंग क्या है? जैसे ये समजात जोड़े के गुणसूत्र जो पहले दूर दूर थे, पास पास आए, सिनेप्सिस हुई, आपस में जब ये उलझे तो इनके मध्य, इनके भागों का आदान प्रदान होगा, इनके बीच में इनके पार्ट्स का, इनके भागों का जो आदान प्रदान होने वाला है उसको ही हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। बात करें यहां पर डिप्लोटीन की, तो डिप्लोटीन के दौरान अब ये गुणसूत्र जहां पर भागों का आदान प्रदान हुआ था उस बिंदु के अलावा शेष सभी बिंदु से ये अलग हो जाते हैं। अलग होंगे तो एक एक्स आकार की संरचना बनेगी, जिसे बोलते हैं किएज्मेटा, और फाइनली यहीं पर किएज्मेटा का टर्मिनलाइजेशन प्रारंभ होगा और डायाकाइनेसिस में किएज्मेटा पूरी तरह से डिसअपीयर होगा और फाइनली ये क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और इसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन। तो सबसे पहले हो रहा है सिनेप्सिस, फिर यहां पर होने वाला है हमारा क्रॉसिंग ओवर, टर्मिनलाइजेशन एंड डिसजंक्शन। दैट इज हमारा आंसर रहने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 92 को देखें तो यहां सेल मेम्ब्रेन के कुछ गुण हमसे पूछे हैं, जैसे कि सेल की ग्रोथ, सेल के इंटर सेलुलर जो जंक्शंस बनते हैं या अंतर कोशिकीय संयोजन, श्रवण, एंडोसाइटोसिस, कोशिका विभाजन, ये सब जो गुण हैं ये कोशिका झिल्ली के किस गुण के कारण है? ये सारी जो घटनाएं हैं ये किसके कारण से हैं? तो आंसर रहेगा फ्लूइड नेचर या तरल प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक स्टेटमेंट दे रखी है, जंतु कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली सीमाकारी संरचना है। आप सभी जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारी एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है भाई, हमें गलत वाली पहचाननी है। अगला है लाइसोसोम के एंजाइम अम्लीय पीएच पर सक्रिय होते हैं, ये भी सही है और पीएच का मान याद कर लेना, वो है 5। नेक्स्ट है, पहले डी पढ़ लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी एक दूसरे के पास पास या समीपस्थ स्थित होते हैं। तो याद रखें, सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके पास में होती है गोल्जी बॉडी। मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। बट यहां पर यदि देखें रिक्तिका के वर्णक जैसे कि एंथोसाइनिन, इसने लिखा ये वसा विलेय है, फैट सॉल्युबल है। बट याद रखना जो एंथोसाइनिन है वो वाटर सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। फैट सॉल्युबल में कौन कौन याद करेंगे हम? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। वाटर सॉल्युबल में याद कर लेना एंथोसाइनिन। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। ये गलत है, बट ये हमारा आंसर क्यों है? क्योंकि यहां पूछा ही है, गलत कथन को चयन कीजिए। 94 में हमें बताना है कौन सही रूप से मिला हुआ नहीं है। मतलब जो स्टेटमेंट्स यहां एक दूसरे के साथ मैच की गई हैं उनमें से हमें गलत को पहचानना है।
जैसे सबसे पहले ए ऑप्शन G2 प्रावस्था कहां आती है, यदि इसको देखना है तो हम जानते हैं सेल साइकिल में G1 S G2 और यहां पर M फेज। ठीक है, बेटा जो G2 फेज है ये S प्रावस्था और M प्रावस्था के बीच में आती है, बिटवीन S एंड M। यहां पर G2 में लिखा है M प्रावस्था तथा संश्लेषण प्रावस्था के बीच का अंतराल। बेटा M और सिंथेसिस यहां पर यदि देखेंगे तो बिटवीन M टू S हमें जाने पर G1 मिल रहा है, तो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज वो सही तरीके से मिला हुआ नहीं है। G2 के लिए सही आंसर होगा बिटवीन S एंड M। ठीक है, तो बिटवीन S एंड M होता है G2, बिटवीन M एंड S ये होता है हमारा G1। आइए, S फेज संश्लेषण लिखा है, बिल्कुल सही है। G1 प्रावस्था समसूत्री प्रावस्था यानी कि M फेज व संश्लेषण प्रावस्था के बीच का अंतराल है, ये भी सही है। और मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज, इस दौरान स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, ये भी सही है। गलत कौन सा है? गलत है ए, वही रहेगा हमारा आंसर। 95 पर चलें। अब बाईवेलेंट, एक बाईवेलेंट में दो क्रोमोसोम होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं, और दो गुणसूत्र हैं मतलब उसमें होंगी 4 भुजाएं, 4 क्रोमेटिड होंगे और 2 होंगे सेंट्रोमियर। तो 4 क्रोमेटिड और 2 सेंट्रोमियर वाला जो हमारा आंसर रहेगा वो है आंसर सी। 96 पर चलें तो यहां पर हमें नीचे दी गई घटनाएं किन प्रावस्थाओं के दौरान घटित होती हैं वो हमें बताना है। जैसे यहां पर मैं सबसे पहला ए पढ़ूं, सेंट्रोमियर विखंडित होते हैं, तो आप सोचकर देखें सेंट्रोमियर कब टूटते हैं। तो सेंट्रोमियर टूटने की घटना होती है एनाफेज के दौरान। तो सबसे पहला हमारा जो ए के लिए आंसर रहेगा वो रहेगा एनाफेज, और एनाफेज में ए हमें दो ऑप्शन में ही दे रखा है, ए एंड बी। इसका मतलब सी एंड डी दोनों हमारे किसी भी कंडीशन में आंसर होने वाले नहीं है। नेक्स्ट पढ़े, विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्रों का जमाव, विसंघनन, केंद्रक झिल्ली, गोल्जी सम्मिश्र व अंतर प्रद्रवी जालिका का पुनर्निर्माण होता है। बेटा ये जो पुनर्निर्माण की ये जो घटना है ये होती है टीलोफेज के दौरान। मतलब हमारा जो बी के लिए आंसर रहेगा वो रहेगा टीलोफेज। आप यहां देख पा रहे हैं दोनों में ही टीलोफेज दे रखा है। सी को यदि हम पढ़ें, गुणसूत्र का रेप्लिकेशन, तो ये गुणसूत्रों का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज, और एस फेज का मतलब है यहां पर इंटरफेज हमारी। तो आंसर रहेगा हमारा सी के लिए इंटरफेज। तो यहां आप देखें दोनों में ही इंटरफेस दे रखा है। नेक्स्ट पर हम आए, डी, काइनेटोकोर से तर्क तंतु का जुड़ना और गुणसूत्रों का मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित होना। तो आप सभी जानते हैं गुणसूत्र मेटाफेज के दौरान मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज होते हैं। मतलब अब हमारा आंसर जो रहेगा डी के लिए वो रहेगा मेटाफेज। दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ए। ई को भी पढ़ लेते हैं, गुणसूत्री पदार्थ का संघनन। आप सभी को मैंने बताया है संघनन का जो प्रारंभन होता है वो प्रोफेज के दौरान होगा, तो प्रोफेज में आ जाएगा हमारा ई। तो आंसर हो चुका है ए। क्वेश्चन नंबर 97, समसूत्री पूर्वावस्था की पहचान। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया प्रोफेज की पहचान क्या है। प्रोफेज की पहचान है संघनन का प्रारंभन होना, मतलब हमारा आंसर रहेगा यहां पर ए। 98 पर यदि हम आए, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी, क्योंकि मियोसिस के द्वारा ही वेरिएशन आते हैं। यदि मैं रीजन पढ़ने से पहले ही इसका कारण जानने की कोशिश करूं कि वेरिएशन प्रोड्यूस होते कैसे हैं, तो आंसर आएगा वेरिएशन प्रोड्यूस होने का रीजन है क्रॉसिंग ओवर, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी समझाया था। यहां पर रीजन में लिखा है कि विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं आवश्यक हैं। ये सही है, स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 या हमारे असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि असर्शन में लिखा है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जनसंख्या में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्या विभिन्नताएं इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है? नहीं,
विभिन्नताएं उत्पन्न हुई क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, और विभिन्नताओं से इवोल्यूशन। मान लो ये ऊपर होता कि लैंगिक जनन के दौरान इवोल्यूशन होता है, और नीचे ऑप्शन में दिया होता कि लैंगिक जनन के दौरान मियोसिस डिवीजन होता है, तब हम इसको असर्शन और रीजन को एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन यहां पर हम मान लेते। बट यहां पर इसका जो सही एक्सप्लेनेशन होता वो होता क्रॉसिंग ओवर। दैट इज हमारा यहां पर जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहेगा बी, कि असर्शन व रीजन दोनों सही है, बट रीजन असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता। बोले काइटिन कहां पाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं काइटिन कीटों के बाह्य कंकाल में, एक्सोस्केलेटन में, और इसके अलावा जो कवक की भित्ति है, जो फंजाई की वॉल है, उसमें प्रेजेंट होता है। यहां कीट से मतलब है हमारा आर्थ्रोपोडा से, तो आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए हैं, ये 99 के बाद 100 100। प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित अधिकतर प्रोटीन किस प्रकार का विन्यास दर्शाते हैं? बेटा प्रोटीन की संरचना होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी संरचना सीधी छड़ी के समान होती है, जो हमें एनएसटी की जानकारी देती है। एनएसटी मतलब नंबर, सीक्वेंस एंड टाइप। किसका नंबर, सीक्वेंस एंड टाइप? अमाइनो एसिड का। बात करें सेकेंडरी, तो ये अल्फा हेलिकल मॉडल या बीटा प्लीटेड सीट मॉडल में होता है। टर्सरी संरचना होती है 3D, जिसमें प्रेजेंट होती हैं एक्टिव साइट्स। तो हमारे प्रोटोप्लाज्म में मैक्सिमम प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं 3D मॉडल के फॉर्म में, अपनी तृतीयक संरचना के रूप में। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अगेन जानकारी देता है एनएसटी की, एनएसटी यानी नंबर, सीक्वेंस एंड टाइप। लेकिन ये नंबर, सीक्वेंस एंड टाइप किस चीज का? ये टाइप रहेगा हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो आंसर हो गया हमारा यहां पर सी। क्वेश्चन नंबर 101, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। जस्ट अभी अभी मैंने बताया कि अल्फा हेलिकल जो संरचना है वो सेकेंडरी है या वो द्वितीयक है। दैट इज यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 2 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 102 को यदि देखें, दो कथन दिए हैं, हमें सही या गलत पहचान कर बताना है। C4 पादपों में CO2 का प्राथमिक ग्राही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, जो मीजोफिल सेल में मिलता है। आप यहीं पर समझ लें, अगले क्वेश्चंस में भी हमारी हेल्प हो जाएगी। तो ये मीजोफिल सेल, ये है बंडल शीथ सेल। मीजोफिल सेल में चलती है C4 साइकिल, बंडल शीथ में चलती है C3 साइकिल। मीजोफिल में CO2 को प्रथम ग्रहण करने के लिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, और एंजाइम का नाम रहेगा पेप्केज। यहां पर जो CO2 का प्राथमिक ग्राही है उस अणु का नाम है RUBP, और जो एंजाइम यहां प्रेजेंट है उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो यहां पर हो चुकी है सही, कि CO2 का प्राथमिक ग्राही जो मीजोफिल सेल में है उसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, C4 पादपों की मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता। तो आप देखें C4 की जो मीजोफिल है उसमें पेप्केज है, उसमें रुबिस्को मौजूद नहीं है। रुबिस्को प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल में। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऐसा दे रखा है ऑप्शन डी में। 103 पर आए, तो C4 पादपों में वास्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाने वाली बंडल शीथ कोशिकाओं का क्या काम है? बेटा ये जो बंडल शीथ सेल होती हैं, दिस इज मीजोफिल सेल एंड दीज आर बंडल शीथ सेल। बेटा ये जो बंडल शीथ सेल होती हैं ये मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट साइज में होते हैं बड़े, बट ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं ए ग्रेनल। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब क्या है? ए ग्रेनल यदि है तब इनमें केवल और केवल चक्रीय ईटीएस रहेगा। बोले सर ए ग्रेनल में ऐसा क्या है? ए ग्रेनल यानी अलग अलग ऐसे सिक्के, सिक्कों की ढेरी का मतलब है ग्रेनल। और ढेरी रहेगी तो ढेरी के ये जो ढके हिस्से हैं यहां PS1 PS2 दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे तो अचक्रीय ईटीएस चल जाएगा। अचक्रीय ईटीएस चलेगा तो ऑक्सीजन पैदा होगी। बट यहां पर जो हमारी बंडल शीथ सेल है इसके जो क्लोरोप्लास्ट है वो होते हैं ए ग्रेनल। ए ग्रेनल है मतलब इन पर प्रेजेंट है ओनली PS1। ओनली PS1 है मतलब यहां रहेगा केवल और केवल चक्रीय ईटीएस।
तो ये कुछ और इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। बोले सर यहां अचक्रीय होगा तो क्या समस्या आएगी? अचक्रीय होने से समस्या ये आने वाली है कि भाई बंडल सीट में बैठा है रुबिस्को, और रुबिस्को है एक बदमाश एंजाइम जिसमें CO2 व O2 दोनों से जुड़ने का गुण है। जब हमारा रुबिस्को CO2 से जुड़ेगा तब होता है उत्पादन, बट वही रुबिस्को यदि ऑक्सीजन से जुड़ जाए, यदि ऑक्सीजन वहां उपस्थित है ज्यादा मात्रा में CO2 की तुलना में, तब वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजनेज के समान काम करेगा और फाइनली होगा फोटो रेस्पायरेशन, जिससे हमारे प्लांट्स का उत्पादन कम हो जाता है। हम नहीं चाहते कि उत्पादन कम हो, इसीलिए हमने C4 प्लांट में ये व्यवस्था करी कि जहां पर रुबिस्को मौजूद हो उस रुबिस्को के स्थल पर CO2 की सांद्रता ज्यादा हो और O2 की सांद्रता कम हो। यह हमने किया हमारे C4 प्लांट में। बट यहां पर जितने ऑप्शन हम देख रहे हैं उनमें से CO2 O2 की सांद्रता वाला रुबिस्को, ग्रेनल, ए ग्रेनल ऐसे कोई ऑप्शन हमें देकर नहीं रखे। तब हमें ऑप्शन चूज करना होगा ऑप्शन नंबर ए कि ये केल्विन चक्र संचालन के लिए क्लोरोप्लास्ट की संख्या को बढ़ा देते हैं। तो ये रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश अभिक्रिया के लिए सही कथन का चुनाव करें। बेटा यहां पर ये जो मीजोफिल सेल है और ये है बंडल शीथ सेल, मीजोफिल सेल में पुनरुत्पादन होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट का, ये उत्पन्न होता है, रीजनरेट होगा तब तो ही ये साइकिल चल पाएगी, और यहां पर उत्पन्न होता है RUBP, मतलब पुनरुत्पादन होता है। मतलब हम बात करें मीजोफिल की और बंडल शीथ की तो दोनों ही कोशिकाओं में रीजनरेशन का गुण या रीजनरेशन का जो पद है वो पाया जाता है। हमारा आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 105, C4 व C3 पादपों में किस संदर्भ में ये भिन्नता रखते हैं? तो सबसे पहले तो पहला ही ऑप्शन हो गया हमारा सही, अंधकार अभिक्रिया में CO2 के प्राथमिक ग्राही। आप सभी जानते हैं C3 प्लांट में CO2 का जो प्राथमिक ग्राही है वो RUBP है, जबकि C4 प्लांट में CO2 का जो प्राथमिक ग्राही है वो फास्फोइनॉल पायरुवेट है। तो आंसर तो हमारा आ चुका है ए, बट बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करें। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद दोनों में सेम है, ग्लूकोज बनता है। हेक्सोज या ग्लूकोज के निर्माण के लिए NADPH2 की संख्या वो भी दोनों में सेम है, दोनों में ग्लूकोज के निर्माण के लिए 12 NADPH2 के अणु लगते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित वर्णक सब में ही क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनाइड एंड ज़ैंथोफिल होते हैं। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ए। 106, यहाँ एक ग्राफ हमें दिया है, उस ग्राफ से एसोसिएट नीचे कुछ लाइंस दी हैं, ठीक है। यहां पर जैसे उसने पूछा है गलत विकल्प का चयन कीजिए, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें पहचाननी है, और उसने यहां लिखा है ई प्रकाश तीव्रता है जहां अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। आप ध्यान से देखना बेटा, ये जो ई पॉइंट है ना, ये प्रकाश की तीव्रता नहीं है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता को हमने एक्स अक्ष पर लिया है, वाई अक्ष पर तो हमने ले रखा है प्रकाश संश्लेषण की दर को। तो ई प्रकाश तीव्रता ना होके ये है प्रकाश संश्लेषण की दर। ये बिल्कुल सही है आगे का लिखा हुआ जहां अधिकतम प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, पर जो उसने लिखा ना कि ई तीव्रता है वो गलत है। यहां बाद में बात करें अगले ऑप्शंस की, तो सी हमारा वो पॉइंट है जहां पर प्रकाश की तीव्रता के अलावा अन्य सभी कारक सीमाकारी हो गए हैं। उनकी ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं, आप यहां ध्यान से देखना। यहां ग्राफ का ये जो पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी, यहां इंटेंसिटी को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब ग्राफ के ए पार्ट में प्रकाश की तीव्रता सीमाकारी है, बी पार्ट मध्यमान अवस्था को दर्शाता है जहां पर कोई सीमाकारी नहीं है और ना ही कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, बट सी हिस्से में प्रकाश की तीव्रता तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन यहां पर अन्य कारक जो हैं वे अन्य कारक सीमाकारी हो गए हैं, वे अन्य कारक लिमिटिंग हो गए हैं। तो हमारा आंसर यहां रहेगा ए, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि चूज भी हमें करनी थी गलत स्टेटमेंट। साथियों पेपर हॉल में कंफ्यूज मत होना, कई बार हमें गलत को ही पहचानना होता है और वही हमारा सही आंसर होता है। तो आइए स्टार्ट करें 107। एंजलमैन का जो प्रयोग है, जो हमारा एंजलमैन है, इसके प्रयोग में हरीश सहवाल क्लेडोफोरा पर वायवी जीवाणुओं का सर्वाधिक एकत्रण नीले व लाल प्रकाश की वेवलेंथ में हुआ था।
दैट इज आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 108, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब हम यहां चर्चा कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल की, जिसके दौरान 3N 1F 1GTP उत्पन्न होती है। तो 3N 1F 1GTP ये हमें दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में। 109, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, आप समझ ही गए होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड हमने भेजा, पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलिसिस में और इस पर काम कर रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। जब ये काम करेगा तो फाइनली होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। आपको याद आना चाहिए यहां चर्चा हम कर रहे हैं लिंक रिएक्शन की। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पर क्या बनेगा, आइए समझते हैं। यदि यहां पर जो ऑप्शंस हैं वो क्रेब्स साइकिल के भी दिए जाते तब भी सही होता, क्योंकि क्रेब्स साइकिल भी एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का बाहर आना, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीकरण होना। तो यहां पर आप देखें जो एक ऑप्शन दिया है इथेनॉल, बेटा इथेनॉल तो बनती है किडबन में, यह आंसर हमारा होने वाला नहीं है। फिर यहां पर दिया है एसिटाइल कोएंजाइम ए NADH प्लस H प्लस एवं CO2, बिल्कुल ये हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है लिंक रिएक्शन का, ये सही हो सकता है। आइए सी देखें, सिट्रिक एसिड वाली स्टेप में FADH2 फॉर्म नहीं होता, दैट इज हमारा आंसर सी भी रहने वाला नहीं है। डी को देखें, एसिटाइल कोएंजाइम में NADH एवं FADH2, यहां तक का तो सही है, बट यहां पर FADH2 फॉर्म नहीं होती, तो हमारा जो आंसर रहेगा यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए वो आंसर हमारा रहेगा बी। 110, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड के प्रवेश के उपरांत क्या संपन्न नहीं होता। अभी अभी मैंने बताया है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते हैं तो घटना होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, बट एटीपी मध्यस्थ फॉस्फोरिलीकरण। बोले सर इसका मीनिंग क्या है? एटीपी मध्यस्थ फॉस्फोरिलीकरण का मतलब है जैसे ग्लाइकोलिसिस की पहली स्टेप जिसमें ग्लूकोज बदला था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसके दौरान एटीपी का एक अणु एडीपी में कन्वर्ट हुआ था और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां जुड़े थे। इसमें हमने ग्लूकोज में फॉस्फेट को जोड़ा, मतलब फॉस्फोरिलीकरण किया, लेकिन इस फॉस्फोरिलीकरण में हेल्प किसने करी? हेल्प करी यहां पर एटीपी अणु ने। तो आंसर हमारा रहने वाला है डी, जो कि यहां इनने हमसे पूछा है कि क्या होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, कोशिकीय श्वसन में लिंक एंजाइम, लिंक एंजाइम मतलब लिंक रिएक्शन का एंजाइम, जस्ट अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था, वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। क्वेश्चन नंबर 112 पर आते हैं, मैच द कॉलम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ए का आंसर हमारा रहने वाला है थर्ड, और ए के लिए थर्ड ऑप्शन हमें मिल रहा है यहां पर ए में और हमें मिल रहा है सी में, मतलब अब हमें फोकस करना है केवल दो ही ऑप्शन पर, ए एंड सी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके लिए हमारा आंसर रहेगा लिपिड सिंथेसिस, मतलब जो सेकंड वाला जो बी है उसका आंसर रहेगा सेकंड। तो बी का सेकंड केवल यहां दिया है, यहां पर नहीं दे रखा, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा ए। और आगे भी देखें, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करती हैं और वैक्यूल स्टोर करती है अपशिष्ट पदार्थों को। क्वेश्चन नंबर 113, ज्यादातर कोशिकांग द्विगुणित होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यदि किसी को G2 भी याद हो, आंसर यहां रहेगा G1 फेज, है ना। मैक्सिमम पूछा है, नॉर्मल स्पेसिफिक कुछ कोशिकांगों के नाम लिखकर दे दे, है ना। तो कुछ कोशिकांग जैसे कि जो सेंट्रियोल है उसका द्विगुणन एस फेज में भी होता है। स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जो हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसका G2 फेज में होता है, बट मैक्सिमम जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनका सिंथेसिस, उनका रेप्लिकेशन G1 फेज में होता है। 114, गलत उत्तर को चुने, अमीनो अम्ल मीथेन के प्रतिस्थापी हैं, सही या गलत? तो आप सभी जानते हैं मीथेन में से आप हाइड्रोजन हटाते जाएं और हाइड्रोजन हटाएं और उसके प्लेस पर जोड़ें NH2 यानी अमीनो समूह, जोड़ दें अम्ल समूह यानी कि COH,
आर यानी भिन्न परिवर्तनशील समूह, तब इसे बोलते हैं अमीनो अम्ल। मतलब पहली स्टेटमेंट तो जो है वो है सही। दूसरा, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, ये स्टेटमेंट भी सही है। एडेनिन एक न्यूक्लियोसाइड है, ये गलत है रे भाई, क्योंकि एडेनिन जो है वो न्यूक्लियोसाइड नहीं, वो नाइट्रोजीनस बेस है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है, आंसर रहेगा सी। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, आप सभी जानते हो CH2OH, CHOH और CH2OH, ये हमारी ग्लिसरॉल है, इसे ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, तो आप यहां देखना, जो हमारा अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड में ये जो आर समूह है, या तो होगा हाइड्रोजन, या होगा मैथिल, या होगा हाइड्रोक्सी मैथिल। और याद करने के लिए मैंने तुम्हें याद करवाया था गैस, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन, इन्होंने यहां पर जोड़कर दे रखा है हमें CH2OH, मतलब ये जो रहेगा, ये रहेगा हमारा सेरीन। क्वेश्चन नंबर 116, कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं? बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो पहले मेटाबोलाइट की परिभाषा सुनना। मेटाबोलाइट या उपापचय वे पदार्थ होते हैं जो उपापचय के दौरान बनते हैं या उसके लिए आवश्यक होते हैं। दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी, अंतर ध्यान से सुने। प्राइमरी मेटाबोलाइट सभी जीवित जीवों, जीवाणु, कवक, पादप व जंतु में मिलते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट जीवाणु, कवक व पादप में तो मिलेंगे, एनिमल्स में मिलने वाले नहीं है। इसके अलावा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो उनके सभी के काम अभी हमें ज्ञात नहीं है, कुछ के पता है, कुछ के पता चलना बाकी है। प्राइमरी में सबके काम हमें पता है। तो यहां पर अमीनो अम्ल, लिपिड व प्रोटीन, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएंगे। एल्कलॉइड्स जो है ये रहेगा हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। 117 नंबर को यदि देखें, तो श्वसनीय क्रियाधारों के ऑक्सीकरण से मुक्त ऊर्जा, मतलब यहां पर हम रेस्पायरेशन की बात करने वाले हैं कि वास्तव में रेस्पायरेशन के लिए हमें सही विकल्पों के बारे में जानकारी देनी है। ABCD में से सबसे पहला है, एक ही पद में बाहर निकलती है, जबकि आपको पता है रेस्पायरेशन स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमारा आंसर ए सही नहीं है। और आप जैसे ही देखेंगे, यहां भी ए दिया है, यहां भी ए को सही माना है, मतलब ये दो आंसर तो हमने तुरंत हटा दिए। बी को देखें, सीधे उपयोग में नहीं ली जाती, बिल्कुल सही है। जो ऊर्जा निकलेगी पहले उससे एटीपी बनाएंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां एटीपी का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, जीवधारियों की ऊर्जा आवश्यक प्रतिक्रियाओं में सीधे उपयोग में, कभी भी ये ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती, ये पहले एटीपी बनाने में यूज में आएगी, मतलब अगेन ये भी हमारा हो गया गलत। डी को देखें, तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा में रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित कर ली जाती है, और रासायनिक ऊर्जा का मतलब है एटीपी, तो हमारा बी एंड डी सही है। तो आंसर होगा हमारा यहां पर बी। 118 नंबर को देखें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मक्का एवं टमाटर, तो सबसे पहले तो तुम्हें यहां याद रखना, मक्का C4 प्लांट है और टमाटर C3 प्लांट है, ठीक है। मक्के और टमाटर के एक में CO2 के एक अणु के लिए, तो पहले मैं यहां बता दूं, C4 प्लांट में 6 CO2 अणु के स्थिरीकरण के लिए 30 ATP और 12 NADPH लगते हैं, इसलिए एक CO2 के लिए 5 ATP और 2 N लगेंगे, मतलब मक्के के लिए आंसर आ गया 5 और 2। C3 में 6 CO2 के लिए हमें 18 ATP और 12 NADPH लगते हैं, एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH लगने वाले हैं, तो 5 और 2, 3 और 2, आंसर रहेगा हमारा ए, कि भाई 5 ATP और 2 N ये लग गए मक्के में C4 में, और 3 और 2 एक CO2 के लिए ये लग गए C3 में। 119 नंबर, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स हमें दे रखे हैं ABCD में, हमें बताना है सही मिलान कौन सा है। आइए देखते हैं, जैसे यहां पे ए ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 FADH2 दिया है, आप सभी जानते हैं FADH2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है, दैट इज ये हमारा गलत हो गया। फिर बी में कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, बिल्कुल सही है।
कॉम्प्लेक्स 2 ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, ये सही है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, मतलब अभी हमारे बी सी डी में से कोई आंसर हो सकता है। आइए अगले कॉलम को देखें। अब पहले वाले को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बी को पढ़ें। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम सी है। भाई जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो साइटोक्रोम सी ना होकर वो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, तो दैट इज यहां पर ये हमारा जो है वो गड़बड़ हो गई इनसे, ठीक है। फिर यहां बात करें हमारे सी ऑप्शन की, यहां इंग्लिश में देख लें। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम ए और A3 लिखा है, ए और A3 कॉम्प्लेक्स 4 होते हैं, मतलब ये भी गलत हो गया है। ये तीनों अभी तक गलत हो चुके हैं। फिर यहां पर हम बात करें कॉम्प्लेक्स 2 FADH2, ये सही है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1, ये सही है। कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज, ये सही है। तो यदि हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजनेज है, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 इसमें 2 कॉपर सेंटर और साइटोक्रोम A और A3 होते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेज, तो आंसर रहेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 120 केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का डायग्राम दे रखा है। यहां हमसे ABCD पूछा है। बेटा जो A रहेगा वो है F0 पार्टिकल, जो B है वो है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ये जो C है दिस इज PH2 एंड D जो है वो है PS1। तो हमें पता चल गया यहां पर कि A में आएगा हमारा F0। तो आप यहां देखें यदि ध्यान से F1 F1 लिखा है, मतलब ये दो आंसर तो किसी हालत में होने वाले नहीं है, या तो आंसर होगा बी या आंसर होगा डी। बी में फिर हमें मेम्ब्रेन चाहिए, तो ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है। सी फोटो सिस्टम यहां पे दे दिया है फर्स्ट, ये गलत हो गया, ये सी रहेगा हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड और डी रहेगा हमारा फोटो सिस्टम 1। दैट इज हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहने वाला है डी। 121 एक अणु सुक्रोज के संश्लेषण के लिए केल्विन साइकिल में कितने CO2 अणु चाहिए या कितने का स्थिरीकरण करवाना होगा। आप याद कर लें मसल में M फॉर माल्टोज, S फॉर सुक्रोज, L फॉर लैक्टोज, ये सभी साथियों डाइसैकेराइड हैं। डाइसैकेराइड मतलब 12 कार्बन, मतलब यहां हमें 12 CO2 अणुओं की आवश्यकता लगने वाली है। 122 पर यदि हम आए तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक अपचय द्वारा बनने वाले पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचेगा तो क्या होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है वो दे रखा है हमें ऑप्शन बी में। रिड्यूस्ड कार्बोक्सिलेशन नहीं, रिड्यूस नहीं, यहां तीनों में अपचयित लिखा है, तीनों ही गलत हैं। ऑक्सीकृत डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, CO2 बाहर निकलती है, NADH2 FADH2 GTP इनके फॉर्मेशन होते हैं। 123 पर आए तो ए इज अ स्मॉल प्रोटीन, ए एक छोटा प्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की खालिस्तान सतह, आप सभी समझ रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर 1, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर 3, यहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, यहां पर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और लास्ट में यहां पर है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं 4 में, तब यहां पर एक छोटा प्रोटीन मौजूद होता है जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम सी, और ये जो छोटा प्रोटीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की बाह्य सतह पर मौजूद होता है। तो यदि हम बात करें साइटोक्रोम सी आंतरिक झिल्ली की बाह्य सतह पे होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, दैट इज हमारा आंसर रहेगा यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 124 हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन्स का आणविक ऑक्सीजन तक स्थानांतरण। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाई जाती है या माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाई जाती है। हमारा आंसर जो यहां रहेगा वो आंसर रहेगा हमारा डी। यदि हम बात करें 125 की, 124 हो चुका है, 125 पर आते हैं। केंद्रक के लिए गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो बेटा पहला कथन है केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका व क्रोमेटिन, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन यानी जाल, दोनों चीजें मिलती हैं, ये तो सही है। अगला है बाह्य झिल्ली ER से सतत जुड़ी होती है, ये भी सही है। केंद्रक छिद्र
डीएनए व प्रोटीन को एक दिशा में गति करने में मदद करते हैं। ये हो गया हमारा गलत, और ये जो गलत है यही रहेगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि उसने पूछा ये गलत कथन। बोले सर ये गलत क्यों है? क्योंकि केंद्रक के छिद्र दोनों दिशाओं में डीएनए तथा प्रोटीन की, यानी मेन तो आरएनए व प्रोटीन, डीएनए की कोई मूवमेंट ये नहीं करवाएंगे, और वो भी एक दिशा में नहीं, दोनों दिशाओं में गति होती है। ठीक है, केंद्रिका आरआरएनए संश्लेषण के स्थल है, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर रहेगा हमारा सी। 126 पर यदि हम चलें, दोनों कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना, मतलब यहां वो कहना चाह रहा है स्ट्रक्चर ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि जब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आता है तो संघनन के द्वारा केंद्रक का जो आवरण है वो आवरण टूट जाता है, और जब केंद्रक का आवरण टूट जाता है, उसकी मेम्ब्रेन टूट जाती है, तो आवरण टूटने के कारण अब हमें केंद्रक दिखाई देना बंद हो जाएगा। अब हमें वहां पर सॉलिड क्रोमोसोम्स दिखाई देना प्रारंभ होंगे, गुणसूत्र दिखाई देना प्रारंभ होंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 100% सही है। अंत केंद्रीय या इसी को बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है, इस तरह का होगा हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारी सही हैं, आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 127, अर्धसूत्री कोशिका में जीवन फेज में 30 पिकोग्राम डीएनए है, तो जीवन में है 30 पिकोग्राम डीएनए। यदि कोई हमसे पूछ ले, यहां पूछा नहीं है बट याद रखना, आफ्टर एस ये डबल हो जाएगा और हो जाएगा 60 पिकोग्राम डीएनए। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट ये फिर से हो जाएगा 30 पिकोग्राम डीएनए, और आफ्टर मियोसिस सेकेंड इस 30 का और आधा हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 पिकोग्राम डीएनए। और यहां हमसे मियोसिस सेकेंड के बाद पूछा है, दैट इज हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 15 पिकोग्राम डीएनए। 128 पर यदि हम आए, मैच द कॉलम है सिनेप्सिस होती है जाइगोटीन में, मतलब हमारा आंसर रहेगा पहले के लिए ए, या ए के लिए फर्स्ट, सॉरी ए के लिए सेकंड। तो ए के लिए सेकंड यहां पर और यहां दे रखा है, यहां भी शायद ए के लिए सेकंड ही ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन हो सकते हैं बी सी डी। आइए बी को देखें, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ये होता है G2 फेज में, मींस बी के लिए हमारा आंसर रहने वाला है थर्ड। सी को देखें, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटेड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम, तो सी में है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज काम करता है पैकिटीन के दौरान, तो सी का हो जाएगा हमारा 5। तो आंसर आ गया है हमारा डी। क्या क्या किया हमने, सिनेप्सिस कब आ गई, जाइगोटीन में, आरएनए एंड प्रोटीन G2 फेज में, रिकॉम्बिनेज एंजाइम पैकिटीन में, और सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर विभाजित नहीं हो रहा है तो एनाफेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 129, किस फेज में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़े रहते हैं? तो आप सभी जानते हो मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट के दौरान सेंट्रोमियर नहीं टूट रहा है, वही यहां हमसे पूछा भी है, आंसर रहेगा एनाफेज 1। 130 को देखें, लिपिड्स जिनके अनुभार 800 डाल्टन से अधिक नहीं है, वे अम्ल आविलेय अंश में पाए जाते हैं, एसिड इंसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों पाए जाते हैं ये? क्योंकि जब हम कोशिका को पीसते हैं तो पीसने के दौरान लिपिड पुटिकाएं बना लेते हैं, जो लिखा है हमारे रीजन में। क्यों अलग हुए अम्ल आविलेय में? इन्हें तो अम्ल विलेय में जाना था, वजन क्योंकि कम है, 10,000 डाल्टन की रेंज में नहीं है, लेकिन जब इनको पीसा तो इन्होंने पुटिकाएं बना ली, और पुटिकाएं बनाने के कारण ये अम्ल आविलेय अंश में आ गए। मतलब यहाँ असर्शन रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 131, लेसिथिन इज तो लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, किडवन वायवी श्वसन से भिन्न है किस रीजन से? क्या यहां ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है? बिल्कुल सही है। पर ग्लूकोज कम एटीपी, जैसे किडवन में 2 एटीपी, एरोबिक एस्पिरेशन में या वायवी श्वसन में 38 एटीपी, NADH2 का NAD+ में धीमा ऑक्सीकरण
VIMP लाइन है एनसीईआरटी की ये कि भाई किण्वन के दौरान स्लो ऑक्सीडेशन होता है NADH2 से। चूंकि स्लो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए कोई ATP पैदा नहीं होती यहां NADH2 वाली। वायवीय श्वसन में इसी NADH2 का फास्ट ऑक्सीडेशन होता है जिससे ATP पैदा होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान। तो आंसर रहेगा हमारा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 133, एक्सोनीम ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट, 9 डबलेट्स जो हैं वो होते हैं परिधि पर और 2 सिंगलेट जो हैं वो होते हैं केंद्र में। तो यहां हमारे दोनों आंसर सही हो गए, ए व बी दोनों। 9 डबलेट परिधि पर और केंद्र में एक जोड़ी सिंगलेट्स या एक जोड़ी सूक्ष्म नलिकाएं। 134, कौन संबहुलक हैं? तो याद रखें सीजी, एसआई एंड सीजी, स्टार्च, इंसुलिन, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च, इंसुलिन, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन ये होते हैं SICG, याद रख लें आप लोग, ये होते हैं होमोपॉलीमर। 135 पर हम आ गए हैं। तो 135, कौन सा वेमेल है? मंड लवक कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, तेल लवक तेल व वसा, प्रोटीन लवक में दे दिया स्टार्च। अरे ये तो भाई नाम से ही स्पष्ट है, इसे एल्यूरोप्लास्ट हम बोलते हैं, ये प्रोटीन को स्टोर करता है, बट यहां दिया स्टार्च, दैट इज ये गलत है। और गलत है तो यही रहेगा हमारा यहां पर आंसर। तो ये था हमारा पेपर। आप सभी के लिए नीट 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी को इसी तरह से जबरदस्त लेवल पर करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।